जय हिंद दोस्तों। हम अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1B, जिसमें हम लोग भाग 3 क्वेश्चन नंबर 3 से इस वीडियो को शुरू करने वाले हैं। तो आइए हम बिना समय को व्यतीत किए हुए सीधे अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और वहीं पे एक नए जोश के साथ अपने क्वेश्चन को टारगेट करते हैं और ध्यान से समझते हैं कि क्वेश्चन को करना कैसे है। और यदि आप लोग चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन का हेडिंग दिया गया है और यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है कि 12, 15 और 21 और सेकेंड क्वेश्चन है 17, 23 और 29 और हमारा थर्ड क्वेश्चन है 8, 9 और 25। इन्हीं सभी संख्याओं का हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ या एलसीएम को कैसे ज्ञात किया जाता है, इससे रिलेटेड हमने फर्स्ट वीडियो को बनाया है। तो जिन भी भाइयों को, जिन भी छात्रों को समझने में अगर यहाँ पे दिक्कत हो तो पहले इससे रिलेटेड जो हमने भाग फर्स्ट बनाया है उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वहाँ पे हमने वीडियो में हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से, बहुत ही ज़्यादा समय लेके, बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश की है। तो अगर जिनको यहाँ पे न समझ में आए तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें और उम्मीद है कि उस वीडियो को अगर देखते हैं तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि हवा की तरह आने लगेगा, इतना तेज़ी से कि आप लोग देखते ही छोटे छोटे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि उसमें हमने बताया है कि ये अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कहाँ से होता है और उसे किस तरह से प्राप्त किया जाता है और अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, इन सभी के बारे में हमने डिटेल में एकदम बताया है। और इसमें जो पार्ट 3 में हम लेके आए हैं क्वेश्चन, इसमें हम लोग अभाज्य गुणनखंड को डायरेक्ट ही रखने वाले हैं। तो कुछ कमज़ोर छात्र होते हैं जिन्हें समझने में दिक्कत होती है, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। आइए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर यहाँ से जो 3 के अंतर्गत फर्स्ट दिया है उसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 12, 15 और 21 का। यहाँ पे हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पे जो संख्याएं दी हैं इनका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो यहाँ से संख्या हमारा 12 दिया गया है, तो पहले यहाँ से लिखेंगे 12 और यहाँ पे बराबर का सिंबल देंगे और इसके अभाज्य गुणनखंड को लिखेंगे। तो 12 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुणे 2 गुणे 3 इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से 15 को भी लिखेंगे, तो 15 को लिखेंगे क्या, तो 15 बराबर यहाँ से लिख सकते हैं 15 को 3 गुणे 5। अब कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लिखा क्या गया है, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड है कि इसका आपस में अगर गुणा कर देंगे तो यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे यहाँ 2 का 2 में गुणा करें 4, 4 में 3 का, तो यही संख्या 12 बन गई। इसी तरह से 3 का 5 में गुणा करें तो ये 15 बन गई। अब इसी तरह से यहाँ पे 21 है, तो यहाँ से 21 को लिखेंगे, तो 21 को क्या लिख सकते हैं हम, तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 7 अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब यहाँ से हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम पहले एचसीएफ को ज्ञात करेंगे, उसके बाद में एलसीएम। अब यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे एचसीएफ। जैसे कि हमने बताया भी है कि एचसीएफ को कहते क्या है, तो हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो यहाँ पे हिंदी में भी लिख दे रहे हैं कि एचसीएफ को कहा जाता है म स प। तो म स प यहाँ पे बराबर का सिंबल देंगे। जितने स्टेप को कर रहे हैं सभी स्टेप को ध्यान से देखना और अपने नोटबुक में, यानी कह सकते हैं कि अपनी कॉपी में इन क्वेश्चनों को बहुत ही साफ और क्लियर शब्दों में, अपने सुअक्षरों में बढ़िया से लिखने की कोशिश करना। तो यहाँ पे करना क्या है, एचसीएफ के लिए ये जो संख्याएं हैं 12, 15 और 21, इनमें जो भी गुणांक कॉमन होगा, जो अभाज्य गुणनखंड हमने किया है उसमें जो भी अभाज्य गुणनखंड कॉमन होगा उसे लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए इसमें 2 लिखा गया, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है। कह सकते हैं कि 2 कॉमन नहीं होगा, क्योंकि एक बार और 2 लिखा गया है तो वह भी 2 कॉमन नहीं होगा, तो हमें 2 को नहीं लिखना है। अब यहाँ पे देखें तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो यहाँ से लिखेंगे हम 3 को। और इसके अतिरिक्त कोई भी संख्या हमारी कॉमन, यानी कह सकते हैं कि सब में नहीं लिखी गई है, तो हमें उन्हें नहीं लिखना है। तो यहाँ से हमारा म स प यानी एचसीएफ कितना आ गया, तो यहाँ से हमारा एचसीएफ आ गया 3। अब इसी तरह से एलसीएम को ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे एलसीएम। तो एलसीएम को कहते हैं ल स प।
जिसका विस्तृत नाम है लघुत्तम समापवर्तक। अब लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम में क्या करना होता है कि जो संख्या पहले मिलेगी उसे एक ही बार लिखना है और संख्याओं का क्रम छोटे से बड़े की तरफ लिखना है। तो पहले यहाँ पे देखें 2 है तो पहले यहाँ पे 2 को लिखेंगे, फिर एक बार और 2 है, एक बार और 2 को लिखेंगे। क्योंकि ये मिल नहीं रहे हैं तो एलसीएम में जो मिले उसे एक बार, जो न मिले उसे भी उतार लेते हैं। तो यहाँ से 2 नहीं मिल रहा था, 2 को हमने उतार लिया। अब 3 सब में है तो 3 को एक ही बार लिखेंगे, और यहाँ पे 5 है नहीं मिल रहा है सब में तो 5 को लिखेंगे, और यहाँ पे 7 भी सभी में नहीं मिल रहा है तो 7 को भी लिख लेंगे। अब इन सभी का गुणा करेंगे, तो जब यहाँ से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तीन 12 और 12 पंजे 60, और 60 में जब 7 का गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 420। तो ये हमारा एलसीएम कितना गया 420। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 3 होगा और 420, क्योंकि एचसीएफ 3 आया और एलसीएम हमारा 420। तो आइए अब चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन हमारा दिया गया 17, 23 और 29। तो 17, 23 और 29। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम बताने से पहले हम कुछ आप लोगों को और बताना चाहते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें। जैसे यहाँ पे हमने एक संख्या 3 ले लिया और एक 5 ले लिया। अगर 3 का अभाज्य गुणनखंड करें तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 लिखें, या फिर इसे हम 1 गुणे 3 लिख सकते हैं। इसी तरह से 5 को भी 1 गुणे 5 लिख सकते हैं, या फिर 5 ही लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर 1 को हम भूल भी जाएं लिखना तो ध्यान ये रखना है कि जब कोई भी यहाँ पे कोई भी डिजिट या कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा, तो जब कॉमन नहीं होता है तो एचसीएफ हमारा क्या होता है, एचसीएफ हमारा 1 हो जाता है। अगर यहाँ पे हमने नहीं लिखा तो, अगर लिख दिया है तो और भी बेटर है क्योंकि 1 ही मिलेगा। तो इसी तरह से कुछ इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो आइए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। तो यहाँ पे 17 दिया गया, तो 17 को लिख सकते हैं 1 गुणे में 17, और इसी तरह से 23 भी देखें तो 23 को लिख सकते हैं, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 23 स्वयं 23 से ही डिवाइड होगा, तो इसे 1 गुणे 23 लिख सकते हैं। इसी तरह से 29 भी 29 से ही डिवाइड होगा, तो इसे लिख सकते हैं 1 गुणे 29। इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो इसका एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। तो जब एचसीएफ ज्ञात करेंगे न तो 17 मिलेगा, न तो 23 और न ही 29। तो सब में कॉमन होगा क्या, तो 1 होगा सब में कॉमन। तो यहाँ से एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसी तरह से अब एलसीएम को भी ज्ञात कर लेंगे। तो एलसीएम बराबर, तो एलसीएम में 1 सब में कॉमन है तो 1 को लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 17 को लिखेंगे, फिर 23 भी नहीं मिल रहा है 23 को लिखेंगे, और फिर यहाँ पे 29 को लिखेंगे। अब इन सभी का कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो यहाँ से ध्यान ये रखना है कि इन सभी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके रख रहे हैं, तो आप लोग भी मल्टीप्लाई यानी गुणनखंड यानी गुणा कह सकते हैं, करके देख लेना। तो जब यहाँ से इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 11,339। इस तरह से निकल के आ जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा एलसीएम के लिए, और हमारा एचसीएफ होगा 1। आइए इसी क्रम में चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया, देखते हैं कि उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा इसी तरह से दिया गया है। तो आइए हम इसे भी सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर हमारा कितना प्राप्त होगा। तो यहाँ से लिखेंगे 8 बराबर, और यहाँ से 8 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 इस तरह से, और 9 को भी लिखेंगे तो 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, और यहाँ पे 25 दिया गया है तो 25 को भी लिख सकते हैं हम 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, यहाँ पे 25 को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे एचसीएफ बराबर, जैसे कि हमने पहले ही बताया, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं कि हमने पहले ही बताया कि अगर हम 1 को नहीं लिखें तब पर भी अगर कॉमन न मिले तो वहाँ पे एचसीएफ को हमें 1 ही लिखना है। तो यहाँ पे देखें तो कोई भी संख्या एक दूसरे में कॉमन नहीं होगी, तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। अगर यहाँ पे जिन्हें भी समझने में दिक्कत हो रही हो अब भी, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 को रख सकते हैं। अब यहाँ से निकालेंगे एलसीएम, तो यहाँ से लिखेंगे एलसीएम। तो एलसीएम बराबर हमारा क्या हो जाएगा कि जो संख्याएं मिल रही हों उसे एक बार, जो नहीं मिलेंगी उन्हें भी उतार लेना है। तो इसमें कोई संख्या नहीं मिल रही है तो सभी को हम बारी बारी से क्रम से उतार लेंगे। तो यहाँ से हमने लिखा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3
और यहाँ पे गुणे 5 गुणे 5। अब इन सभी का आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो जब यहाँ से इनका मल्टीप्लाई करेंगे, सबका आपस में गुणा करेंगे, तो यहाँ से गुणा करने पे जो आएगा हमारा आ जाएगा टोटल 1800, यानी 1800 आएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। एलसीएम हमारा 1800 और एचसीएफ कितना 1, यही हमारे क्वेश्चन के आंसर होंगे। आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, और देखते हैं कि इसे किस तरह से सॉल्व करना है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को डाइवर्ट करके दिया है, लेकिन क्वेश्चन है बहुत ही आसान। तो आइए देखते हैं कि क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है कि यदि एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 दिया है और एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे समझने योग्य बातें ये है कि ये जो ब्रैकेट में करके लिखा है और ये बराबर में 9 दिया गया है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ यानी म पर ज्ञात करेंगे तो आएगा 9। ये ज्ञात करके दिया गया है। और यहाँ पे इन्हीं संख्याओं का हमें एलसीएम यानी पर, जिसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, ये ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो आइडियाज हैं। या तो हम इनका एलसीएम ज्ञात करें, या तो हमने पिछले वीडियो में जो इससे रिलेटेड भाग 2 बनाया है उसमें हमने एक फार्मूले को भी रिपीट किया है। उस फार्मूले को हम पुनः लिखेंगे। यहाँ पे वो फार्मूला हमारा क्या था? तो फार्मूला था हमारा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये हमारा फार्मूला दिया गया था। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही हमारा फार्मूला था। इस फार्मूले को नोट करके रख लेना, ध्यान करके रख लेना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमें आगे भी मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल, तो ये संख्याएं हमारी दी गई हैं, इनको आपस में गुणा करके रख देंगे। और यहाँ पे एचसीएफ जिसका मान दिया गया है, तो बचेगा क्या हमारा? एलसीएम बचेगा। अब यहाँ से अगर एलसीएम निकालना चाहें तो इस फार्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एलसीएम यानी कह सकते हैं कि प बराबर। अब यहाँ से एलसीएम को छोड़ के एचसीएफ को पक्षांतर कर दें तो ये बटे के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ से फार्मूला हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ, इस तरह से बन के आ जाएगा। अब हमें आसान लग रहा होगा। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या? सीधे एलसीएम को निकाल लेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याएं हमारी यही दी गई हैं, इनको गुणनफल के रूप में यानी 306 गुणे 657, और यहाँ पे बटे में इनका एचसीएफ निकाल के दिया गया है 9, तो यहाँ से रख देंगे 9, और यहाँ से कट करेंगे तो 9 एक कम 9, और यहाँ से 9 3 27, यहाँ से बचा हमारा 3, और ये 6 उतर के 36, तो 9 चौके 36, यहाँ से आ गया कितना? 34। यहाँ से हमारा टोटल बचा कितना है? 34 गुणे 657, इस तरह से बचा हुआ है। अब यहाँ पे करना क्या होगा? इनका जब आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ से गुणा करने पे जो हमारा एलसीएम आएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 22,338, 22,338, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी होगा। आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी हो और ये समस्त वीडियो के कंटेंट आप लोगों को समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और इस चैनल का लिंक भी अपने समस्त दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपने इस बोर्ड एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी को जारी रख सकें। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेष क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।